Hello students, in this lecture we'll be solving CSAT 2021 questions. So let us start. About myself, my name is Shashwat Chopra and I was able to get 150 marks in CSAT 2020 and we have also launched a course. आप हमारा कोर्स जो है विजिट कर सकते हो thelearningkey.co.in पे. इसका डिटेल्स जो है डिस्क्रिप्शन में बिलो होगा जो हमने CSAT का कोर्स लॉन्च किया है. So let us start. The first question is, from 1 January 2021, the price of petrol in rupees per liter on MAT day of year is 80 plus 0.1 M, where M is 1, 2, 3 up till 100. ठीक है, मैं थोड़ा zoom in कर लेता हूँ. Thereafter remains constant. On the other hand, the price of diesel in rupees per liter on the NAT day of 2021 is 69 plus 0.15 N of any N. ठीक है. On which day of the year 2021 are the prices of two fuels equal? तो ये क्या कहना चाह रहा है मैं समझाता हूँ. सपोज अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ ना, तो अगर ब्लैक वाला ग्राफ पेट्रोल का है तो ये 80 से चालू होगा. ओके, और ये लाइन कुछ ऐसे जाएगी. दिस इज 80 प्लस 0.1 M. ओके, ये नंबर ऑफ डेज है अगर, और ये अगर प्राइस है तो. और फिर ये क्या है, 100 डे के बाद कांस्टेंट हो जाता है. ये 100 डेज के बाद क्या है, कांस्टेंट हो जाता है. ऑलराइट. जबकि ऑन द अदर हैंड द प्राइस ऑफ डीजल क्या है, वो 69 से चालू होता है और वो थोड़ा सा ऐसे स्टीप इंक्रीज होता है. तो मैं पेन कलर चेंज कर लेता हूँ. लेट मी ड्रॉ इट विथ रेड पेन कलर. ये प्राइस ऑफ डीजल है, तो ऐसा. तो अब ये या तो यहाँ इंटरसेक्ट कर सकते हैं 100 डेज के बाद में, या एक ग्राफ पॉसिबल है कि वो 100 डेज के पहले ही इंटरसेक्ट कर लें ऐसा. यहाँ पे ये दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है. तो हमें क्या है, ऑन विच डे ऑफ ईयर 2021 आर प्राइसेस ऑफ टू फ्यूल्स इक्वल. तो दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है. जब ये 100 डेज के पहले इंटरसेक्ट कर ले, जो डीजल जो है सेकेंड ग्राफ जो है नीचे वाला डीजल वाला, या 100 डेज के बाद जब कांस्टेंट हो गए पेट्रोल के प्राइसेस, जब पेट्रोल के प्राइसेस जो है वो कांस्टेंट हो गए, उस केस में तब ये इंटरसेक्ट कर ले. ओके, यहाँ पे. सो अब हम क्या है, पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, हम ऑप्शंस देखेंगे. ऑप्शंस यहाँ पे क्या, 21 में, 20 में, 19 में, 18 में. ठीक है, ये सारे ऑप्शन पास पास हैं. अगर आप देखते हो ना, अगर आप 1 जनवरी से चालू करते हो तो 21 में जो है वो 141 डे होता है. 20 में 140 डे होता है, ये 139 डे होता है, और ये 138 डे होता है 18 में जो है. ओके, 1 जनवरी से 141 डे जो है वो 21 में आता है. तो ऑप्शन से हमें ये पता चल रहा है कि 100 डेज के बाद ही जो है वो डीजल जो है वो क्रॉस करेगा पेट्रोल के प्राइसेस को. ये मुझे ऑप्शन से पता चल गया क्योंकि सारे ऑप्शन जो है वो 100 से ग्रेटर है. ओके, अगर आप फर्स्ट डे को जनवरी 1 कंसीडर करते हो तो 141, 140, 139, 138. ऑलराइट, इसमें से मैं 141 और 139 को एलिमिनेट कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास जो इक्वेशन है वो क्या है, 69 प्लस 0.15 n. तो अगर n की वैल्यू जो है 141 या 139 आ जाएगी तो ये वैल्यू क्या है, ऑड हो जाएगी. पर हमारे पास पेट्रोल का प्राइस कितना होगा आफ्टर 100 डेज, पेट्रोल का प्राइस कितना हो जाएगा, 80 प्लस 0.1 n. तो आफ्टर 100 डेज तक ये बढ़ता है और फिर 100 डेज से कांस्टेंट रहता है. ये कांस्टेंट है ऐसा. तो आफ्टर 100 डेज ये कितना हो जाएगा, 80 प्लस 0.1 इंटू 100. तो दिस विल बी 90. ये 90 हो जाएगा. ऑलराइट, ये हमें दिया हुआ है. तो अगर ये वैल्यू ऑड हो जाएगी 141 या 139, तो ये इवन वैल्यू आ ही नहीं सकती 90 वाली. तो वो ये तो कैंसिल हो जाएंगे. तो आपके पास 140 और 138 बचेगा. तो आप जब n की वैल्यू 140 पुट करते हो तो आपको ये जो है 90 आता है आंसर. सो आंसर वुड बी 20. तो आपको इसे स्मार्टली करना है, ऑप्शंस को देखना है और फिर देखना है कि ऑड होगा कि इवन होगा, और वैसे आपको सॉल्व करना है. तो प्लीज़ एक बार जब भी आप क्वेश्चन करते हो तो प्लीज़ सीधा आंसर्स और वैसे ही हमको करना है. और आई होप ये क्लियर है, आपको समझ आ गया कि ये कैसे आया, क्योंकि ये 100 डेज तक इंक्रीज होगा इस वैल्यू से 80 प्लस 0.1. ओके, 80 प्लस 0.1 M से इससे इंक्रीज होगा जो प्राइस है पेट्रोल का. फिर 100 डेज के बाद वो कांस्टेंट हो जाएगा. तो 100 डेज के बाद वो 90 रुपीज़ ही रहेगा, ऐसा कांस्टेंट ग्राफ हो जाएगा उसका. ऑलराइट, तो यहाँ हमने वैल्यू डाल दी. तो आई होप ये क्लियर है. फिर 15 देखते हैं. तो 15 क्वेश्चन में ना व्हाट यू विल हैव टू डू, ये आप सॉल्व नहीं कर सकते. यू विल हैव टू पुट द वैल्यू. You will have to put the value. ठीक है, a biology class at high school predicted that local population of animal will double every 12 years. Every 12 years it will double the population at the beginning
at the beginning of 2021 was 50 animals. Okay, if p represents population and n after years, which of the following is true? इसका आंसर डी होगा, क्योंकि आप सब में जब n इक्वल्स टू जब आप जीरो डालोगे तो यहाँ पे इनिशियली क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा. सो दिस कैन नॉट हैपन. n इक्वल्स टू जीरो में यहाँ इनिशियली कितना आएगा, 50. n इक्वल्स टू जीरो में यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये भी जीरो आ जाएगा, एंड दिस विल कम आउट टू बी 50. फिर जब आप n इक्वल्स टू 12 डालते हो तो ये जो है मैच नहीं करता, दिस विल ओनली मैच, ये 100 हो जाएगा. तो दिस विल ओनली मैच जब आप n इक्वल्स टू 12 डालते हो तो यहाँ पे, क्योंकि 12 डालोगे सो 50 इंटू 2 to the power 1, दिस कम्स आउट टू बी 100. तो एवरी 12 ईयर्स में यहाँ डबल हो रहा है. दिस इज द ओनली आंसर. यहाँ पे आपको वैल्यू पुट करनी थी. ऑलराइट, अगेन ऑप्शन आपको देखने रहेंगे कैसे, और वैसे ही आप कर सकते हो. फिर हम वापस सिलोजिज्म पे आते हैं. वापस से स्टेटमेंट 1 फॉलोड बाय कंक्लूजन 1 and 2 आर गिवन बिलो. तो हम स्टेटमेंट देख लेते हैं. पहला बोला है सम रेडियोज आर मोबाइल. ठीक है, सम रेडियोज आर मोबाइल. तो सपोज अगर रेडियो ब्लैक है, ये रेडियो है ब्लैक वाला, और रेड वाला जो है वो मोबाइल है, दिस इज मोबाइल. ऑल मोबाइल्स आर कंप्यूटर्स. ऑल मोबाइल्स, तो अगर मैं मोबाइल को वापस रेड से बना रहा हूँ और कंप्यूटर को मैं ग्रीन से बना रहा हूँ, ऑल मोबाइल्स आर कंप्यूटर. सम कंप्यूटर्स आर वॉचेस. ओके, ये डबल प्रिंट हो गया. सम कंप्यूटर आर वॉचेस. सो ये कंप्यूटर हो गया और ये हो गया वॉचेस. तो अब हमें देखना है कि कौन सा ट्रू होल्ड करता है किस सिचुएशन में. ऑलराइट, सो अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या हो सकती, पॉसिबिलिटी हो सकती रेडियो, फिर होगा मोबाइल, ओके, फिर होगा कंप्यूटर, फिर होगा वॉचेस. ऐसा एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वॉचेस जो है वो बाहर से ऐसा है. तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि वॉचेस मोबाइल को इंटरसेक्ट कर रहा है और नहीं भी कर रहा है, या तो बाहर से ही निकल जाए वैसा. ठीक है, यहाँ पे बोला है कि सर्टनली सम रेडियोज आर वॉचेस. तो ये तो गलत ही होगा, ये इस केस में हो ही नहीं रहा है. फर्स्ट केस में जो हमने ड्रॉ किया वहाँ हो ही नहीं रहा है. मैं एक बार सेकेंड केस भी ड्रॉ कर लेता हूँ. सेकेंड केस में कैसा हो सकता है, ब्लैक सर्कल ऐसा हो, रेड सर्कल ऐसा हो, ठीक है, देन ग्रीन सर्कल ऐसा हो, और जो ब्लू सर्कल है वो इससे इंटरसेक्ट कर रहा है, समथिंग लाइक दिस. ये भी एक पॉसिबिलिटी है. ठीक है, ऑल सर्कल्स आर. बट फर्स्ट केस में जो है फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया. सर्टनली सम मोबाइल्स आर वॉचेस. ओके, सो दिस इज मोबाइल एंड दिस इज वॉचेस. सो सर्टनली सम मोबाइल्स आर वॉचेस. अगेन ये भी गलत है, क्योंकि दो केसेस हो सकते हैं जब जो है इंटरसेक्ट करे ही ना. ब्लू वाला जो सर्कल है वो रेड वाले से इंटरसेक्ट करे ही ना, ये भी हो सकता है, क्योंकि मोबाइल जो है वो एक सब पार्ट है कंप्यूटर का. ओके, सो ये ब्लू ये इससे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, ये दोनों जैसे दूर है, देर इज सम डिस्टेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम. ये भी. तो नाइदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2, इस केस में ये होगा. तो अगेन हमको डायग्राम्स बना के देखने रहेंगे कि कौन सा वाला सही होगा. ऑलराइट, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. 7 बुक्स. इस क्वेश्चन को करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप एक ना टेबल बना लो. मैं एक बार बना लेता हूँ, आप समझ जाओगे. PQRSTUV, ये 7 बुक्स रखी है हमने, आर प्लेस साइड बाय साइड. अब इसमें क्या बोला है मुझे कि ब्लू कवर. सो मैं यहाँ लिख लेता हूँ ब्लू कवर. ब्लू कवर किसका किसका यहाँ पे दिया हुआ है, R Q and T का. R Q and T हैव ब्लू कलर्स, ब्लू कवर्स. ठीक है, अदर्स हैव रेड कवर्स. सो रेड कवर हम लिख लेते हैं, रेड कवर. सो रेड कवर है इसका. लेट मी जस्ट ड्रॉ. मैं ऐसे एक थोड़ा टेबल बना लेता हूँ. ऐसे क्वेश्चंस को करने में ना टेबल बहुत काम आता है. whenever you draw a table something like this. हम यहाँ पे x बना लेते हैं, जो जो नहीं है वहाँ पे x बना लेते हैं, तो इससे हमें और क्लियरली दिखेगा. ये हो गया ब्लू एंड रेड. ऑलराइट, एंड अदर ओनली S and U आर न्यू बुक्स. सो यहाँ पे मैं न्यू बुक्स लिख लेता हूँ, ये न्यू बुक्स हो गए. तो न्यू बुक्स में कौन कौन से, S and U. S is a new book and U is a new book. So rest are old books. तो मैं एक और कॉलम बना लेता हूँ ओल्ड बुक्स का. ओल्ड बुक्स में, सॉरी,
ओल्ड बुक्स में ये आ जाएंगे, दिस विल बी क्रॉस विल कम, क्रॉस दिस विल कम। मैं यहाँ कलर बदल लेता हूँ, रेड कलर यूज़ कर लेता हूँ तो डिफरेंस दिखेगा हमें, ठीक है। देन PR and S आर लॉ रिपोर्ट्स, सो मैं लॉ रिपोर्ट्स के लिए यहाँ लिख लेता हूँ लॉ रिपोर्ट्स, PR and S आर लॉ रिपोर्ट्स, सो मैं येलो कलर यूज़ कर लेता हूँ। PR and S आर लॉ रिपोर्ट्स, सो रेस्ट ऑफ द देम आर नॉट लॉ रिपोर्ट्स, rest are gazetters, so rest are gazetters, rest are gazetters, rest are gazetters, ऑलराइट। तो गजेटर के लिए मैं वापस से क्या ब्लू कलर यूज़ कर लेता हूँ। तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है, बुक्स ऑफ ओल्ड गजेटर्स विद ब्लू कलर्स, बुक्स ऑफ ओल्ड गजेटर्स विद ब्लू कलर मुझे फाइंड आउट करना है, ओके। तो ब्लू कवर में कौन कौन से हैं हमारे पास में है, QRNT आर विद ब्लू कवर। अब ओल्ड भी होना चाहिए, सो इसमें ओल्ड है क्या, सो ओल्ड कौन कौन से, क्यू है, क्यू इज ओल्ड ऑल्सो, आर इज ओल्ड ऑल्सो, टी इज ऑल्सो ओल्ड, सो तीनों ओल्ड भी हैं। एंड गजेटर्स, तो गजेटर्स हैं क्या, तो गजेटर क्यू है, यस क्यू इज गजेटर ऑल्सो, आर गजेटर नहीं है, सो आर गजेटर नहीं है, सो दिस विल बी एलिमिनेटेड। एंड टी जो है वो भी गजेटर है, सो दिस, तो हमारे पास हो जाएगा क्यू एंड टी, सो ऑप्शन सी। ऐसे जब आप टेबल बनाते हो ना, सो इट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। आप जो एक ही टेबल बना सकते हो ब्लू कवर का, यहाँ पे जो है एक ही कॉलम बना सकते हो, बस ब्लू कवर लिख सकते हो और न्यू बुक लिख सकते हो और लॉ रिपोर्ट्स का, क्योंकि बाकी के जो कॉलम्स बनेंगे वो उनके क्या कॉम्प्लीमेंट होंगे, तो आपको वो बनाने की ज़रूरत नहीं है एज सच। तो आप सिर्फ इतना ही बना लोगे, ब्लू कवर, न्यू बुक और लॉ रिपोर्ट वाला। उसमें भी अगर आप प्लस माइनस का साइन यूज़ करते हो तो जो माइनस होगा वो उसका ऑपोजिट हो जाएगा, ऑलराइट। तो अगर मान लीजिए मैं ऐसा छोटा टेबल बनाता हूँ एक, TQRSTUV, और सिर्फ मैं यहाँ पे ब्लू, ओल्ड एंड लॉ रिपोर्ट लिखता हूँ, और ब्लू में समझ लो यहाँ क्रॉस है, यहाँ राइट है, यहाँ क्रॉस है, यहाँ राइट है, आई एम जस्ट मेकिंग इट, ठीक है, जल्दी से बना रहा हूँ। और इससे ही मुझे समझ आ रहा है जिसके आगे ओल्ड के आगे क्रॉस लगा हुआ है वो न्यू बुक होगी, ओके। सो मैं ये जस्ट समझाने के लिए बना रहा हूँ, दिस इज नॉट द ट्रू टेबल विच हैज आई हैव मेड अबव, बट जस्ट समझाने के लिए कि अगर यहाँ लॉ के आगे राइट है तो इसका मतलब ये गजेट नहीं है, और लॉ के आगे क्रॉस है तो ये गजेट है। तो आप ऐसे एक छोटा टेबल भी बना सकते हो, मैंने यहाँ बड़ा बनाया थोड़ा आपको समझाने के लिए, अगर टाइम कम है तो आप छोटा टेबल जो है, जो कॉम्प्लीमेंट्री कॉलम्स हैं उनमें से एक ही बना सकते हो। कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि अगर न्यू है तो ओल्ड नहीं होगा, तो न्यू या ओल्ड में से आपको एक ही कॉलम बनाना है, तो वैसे टाइप से आप क्या कर सकते हो, टाइम थोड़ा सेव कर सकते हो, कॉम्प्लीमेंट्री में से एक ही बना सकते हो। देन हम 18 देखते हैं, रिप्लेस द इनकरेक्ट टर्म बाय द करेक्ट टर्म इन गिवन सीक्वेंस, ठीक है, वेयर ऑड टर्म्स एंड इवन टर्म्स फॉलो द सेम पैटर्न। तो पहले हम ऑड और इवन टर्म्स को अलग अलग लिख लेते हैं, 3 7, ओके, 13 21 31 43, और इवन कौन कौन से हो गए, 2 4 10 18 28 40, दिस आर द इवन टर्म्स। अब ये क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे दे फॉलो द सेम पैटर्न, तो सेम पैटर्न कैसे है, तो देखो 3 में जब आप 4 प्लस करते हो, देन इसमें आप 6 प्लस करते हो, देन इसमें आप क्या प्लस कर रहे हो, इसमें आप अगेन 8 प्लस कर रहे हो, देन आप 10 प्लस कर रहे हो, एंड देन आप इसमें 12 प्लस कर रहे हो। तो सिमिलरली इसमें क्या हो रहा है, +6 हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, +8 हो रहा है, +10 एंड देन +12 इज हैपनिंग। तो ये इनका पैटर्न है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो 0 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको +4 करना है, तो ये 2 नहीं होगा, दिस विल बी 0, तभी ये +4 होगा, और ये पैटर्न जो है वो सेम होगा। सो 0 + 4 इज 4, 2 + 4 इज 6 हो जाता है, तो आंसर जो है वो ए हो जाएगा। ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है, ऑलराइट, बट अगर आपको पता है कैसे करना है, सो इट बिकम्स वेरी इजी, क्योंकि यहाँ भी पैटर्न सेम है, +4 +6 +8 +12 ऐसा, और यहाँ पे भी सेम होना चाहिए, +4 +6 +8 +10 +12। तो ये जो है ये 2 की जगह 0 होना चाहिए, जो फर्स्ट नंबर है, तो ये 0 होगा, आंसर ए होगा, राइट। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉलोइंग इज अ मैट्रिक्स ऑफ सर्टेन नंबर्स। तो हमें जो है बताना है कि क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा। तो देखिए अब यहाँ पे क्या है, ये बी है, ए है, सी है, यहाँ पे क्या है, सी है, बी है, ए है, तो यहाँ पे ए है, सी है, तो यहाँ पे क्या है, बी वाला टर्म आना चाहिए, तो या तो 3B होगा या तो 9B होगा, या तो 3B होगा या 9B होगा।
बिकॉज ए बी सी यहाँ पे है, फर्स्ट वाले में जो है ए बी सी तीनों प्रेजेंट है, यहाँ पे भी ए बी सी तीनों प्रेजेंट है, यहाँ पे ए और सी प्रेजेंट है, तो यहाँ पे क्या है बी आना चाहिए तब ये होगा। तो आपके पास ए या सी ऑप्शन बचता है। नाउ सी 7 and 10, सो 7 and 10, सो 10 minus 7 इज नथिंग बट 3, ठीक है, ये 10 minus 7 हो रहा है। देन 9 minus 3 कितना होगा, 9 minus 3 इज 6, वैसे ही 13 minus 10 कितना होगा, 13 minus 10 3 होगा, सो दिस विल बी 3b। ये हमारा आंसर होगा 3b, ऑप्शन सी। तो आंसर विल बी 3b, क्वेश्चन मार्क में आपका जो है वो 3b आएगा। राइट, फिर हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है पर्सन एक्स फ्रॉम अ प्लेस ए, सो प्लेस ए है, यहाँ से पर्सन एक्स चालू कर रहा है, एंड पर्सन वाई फ्रॉम प्लेस बी, पर्सन वाई प्लेस बी से चालू कर रहा है। At the same time they walk towards each other, so they are walking towards each other at the same time. Okay, the place is separated by 15 kilometers, तो इनके बीच का जो distance है वो 15 kilometers given है। X walks with a uniform speed of 1.5 किलोमीटर पर आवर, सो ये 1.5 किलोमीटर पर आवर से वॉक कर रहा है X जो है। Y walks with a uniform speed of 1 किलोमीटर आवर फॉर फर्स्ट आवर, सो फर्स्ट आवर में ये 1 किलोमीटर आवर से वॉक कर रहा है। सेकेंड आवर में क्या दिया है, 1.25 किलोमीटर पर आवर, 1.25 किलोमीटर पर आवर। थर्ड आवर में 1.5 एंड सो ऑन, ऐसा दिया हुआ है। ऑलराइट, तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। सी, अब हम क्या है विजुअलाइज करते हैं चीज़ों को, तो उससे जल्दी समझ आएगा। हम बना के करते हैं, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, इसको आपको बना के करना पड़ेगा। वाई जो है फर्स्ट आवर में कितना वॉक करेगा, 1 किलोमीटर, बिकॉज ही इज वॉकिंग विथ स्पीड ऑफ 1 किलोमीटर पर आवर। फिर वो कितना वॉक करेगा, 1.25 किलोमीटर्स। फिर वो कितना वॉक करेगा, 1.5। फिर वो कितना वॉक करेगा, 1.75। फिर वो कितना वॉक करेगा, 2। एक्स जो है वो कितना वॉक करेगा 5 आवर्स में, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5 एंड देन 1.5। तो एक्स कितना वॉक किया 5 आवर्स में, 1.5 इंटू 5। वाई कितना वॉक किया, दिस इज एक्स, वाई कितना वॉक किया 5 आवर्स में, वो वॉक किया 2 प्लस 1.75 प्लस 1.5 प्लस 1.25 प्लस 1। ऑलराइट, तो ये हमारे पास में कितना आ गया, 3 + 3 6, 7.5, ये 7.5 आ गया और ये भी 7.5 आ गया। सो इन 5 आवर्स इसने भी 7.5 चला है और इसने भी 7.5 चला है। बोथ ऑफ देम हैड वॉक 7.5 इन 5 आवर्स। दिस हैज ऑल्सो वॉक 7.5। तो अब ऑप्शंस में क्या पूछा है यहाँ पे हमारे पास, दे टेक 5 आवर्स टू मीट, सो ये करेक्ट है, दे विल टेक 5 आवर्स टू मीट, क्योंकि ये भी 7.5 चलेगा 5 आवर्स में, ये भी 7.5। दे मीट एट मिडवे ऑफ ए एंड बी, सो मिडवे में मिलेंगे, यस ये भी करेक्ट है, क्योंकि दोनों आधा आधा चले, सो बोथ ए एंड बी, सी हो जाएगा आंसर। ऑलराइट, सिंपल है, बट आपको यहाँ विजुअलाइज करना पड़ेगा, और ऑप्शन में जो दिया आपको उस हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, ऑप्शन में बोला है 5 आवर्स, तो आपको 5 आवर्स लेके चलना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे 5 आवर्स के लिए फाइंड आउट किया, 5 और 5 के लिए। 5 और 5 के लिए जब आप फाइंड आउट करोगे, जो ऑप्शन में दिया है, बहुत बार एग्जाम में आपको ऑप्शंस देखने रहते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, स्टूडेंट अपीयर्ड इन 6 पेपर्स, सो ये 6 पेपर्स में अपीयर करता है, द मैक्सिमम मार्क्स आर द सेम फॉर ईच पेपर, तो हर पेपर के लिए मैक्सिमम मार्क्स सेम है। सपोज मैं m मान लेता हूँ मैक्सिमम मार्क्स। His marks in this paper are proportion of 5, 6, 7, 8, 9, 10। सपोज अगर फर्स्ट पेपर में 5x मार्क्स हैं, तो सेकंड पेपर में 6x, थर्ड पेपर में 7x, 8x, 10x, ये हो जाएंगे। ओवरऑल ही स्कोर्ड 60%, ओवरऑल जो है वो 60% स्कोर करता है। तो मैं अगर इन्हें ऐड करता हूँ, 5 + 6x + 7 + 9x + 10x, अगर मैं इसे ऐड करता हूँ, तो यहाँ मेरे पास आएगा 15, 15, 15, तो दिस इज 45x आ जाएगा। ओके, सो ये 6 पेपर्स में उसने कितना स्कोर किया, 60% स्कोर किया ओवरऑल मार्क्स का। ठीक है, तो इन 6 पेपर्स में कितना हो जाएगा मैक्सिमम मार्क्स, 6m हो जाएगा, 6m हो जाएगा उसका मैक्सिमम मार्क्स। ऑलराइट, 6 पेपर में और इसका उसने 60% स्कोर किया, सो 0.6, ये हो जाएगा हमारे पास 3.6m। सो 45x इज नथिंग बट 3.6m, ये हो जाएगा, क्योंकि हमें 60% मार्क्स स्कोर किया। ये हो गया। आप इससे x की एक वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, दिस विल कम आउट टू बी 0.4m/5।
तो दिस विल बी 0.08 m, 0.08 m। ये हमारे पास आ जाएगी जो है x की वैल्यू है, मैक्सिमम मार्क्स का 0.08। और इसमें क्या है, इन हाउ मेनी पेपर्स डिड ही स्कोर लेस देन 60% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स। तो फर्स्ट पेपर में उसने कितना स्कोर किया था, 5x। 5x कितना हो जाएगा, 0.4m हो जाएगा। 6x कितना हो जाएगा हमारे पास में, 6x हो जाएगा 0.48m। 7x कितना हो जाएगा हमारे पास में, 7x हमारे पास हो जाएगा 0.56m। 8x कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 0.64m। तो 9x हो जाएगा हमारे पास में 0.72m, क्योंकि x की वैल्यू क्या है हमारे पास में 0.08m है। ओके, और 10x कितना हो जाएगा हमारे पास में 0.8m। ऑलराइट, तो अब यहाँ पे क्या बोला, इन हाउ मेनी पेपर्स, क्या पूछे, मोर देन है कि लेस देन है, लेस देन 60% ऑफ द मार्क्स इन हाउ मेनी पेपर्स। तो कितने पेपर्स में स्कोर किया इसने, 3 पेपर में। तो इन 3 पेपर्स ही स्कोर लेस देन 60%। ठीक है, क्योंकि बाकी जो लास्ट के 3 पेपर है जहाँ पे 8x 9x और 10x मार्क्स आए, तो उस केस में क्या है, जहाँ पे 8x 9x और 10x मार्क्स आए वहाँ पे 60% से ज़्यादा स्कोर किया ये वाले 3 जो हैं। ये 0.64m यानी 64% हो जाएगा। 0.72n का मतलब होता है 72%, इसका मतलब होता है 80%। हमारे पास आंसर हो जाएगा 3, तो आंसर वुड बी बी 3। राइट, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं आगे। जे एंड विजय स्पेंट एन इक्वल अमाउंट ऑफ मनी टू बाय सेम पेन्स एंड सेम पेंसिल्स ऑफ द सेम क्वालिटी फ्रॉम द सेम स्टोर। इफ जे बॉट 3 पेन्स एंड 5 पेंसिल, तो जे जो है वो, मैं पेन्स को क्या है x से लिख देता हूँ और पेंसिल को मैं क्या है y ले लेता हूँ। सो जे ने 3x प्लस 5y खरीदा, एंड विजय ब्रॉट, विजय ने जो खरीदा 2x प्लस 7y, 7 पेंसिल खरीदी है प्लस 7y, ये खरीदा है। ठीक है, और इन्होंने इक्वल अमाउंट ऑफ मनी जो है स्पेंड किया है। सो 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 2x प्लस 7y। मेरे पास इक्वेशन आ गई, x इज इक्वल टू 2y, ये मेरे पास बन गया। ठीक है, तो अब यहाँ पूछा कि क्या करेक्ट है। सो मेरे पास क्या आ गया कि 2 टाइम्स पेंसिल का कॉस्ट, सो पेन का कॉस्ट इज इक्वल टू 2 टाइम्स पेंसिल का कॉस्ट, ये आ गया मेरे पास जब मैं इसे इक्वेट कर रहा हूँ। पेन का कॉस्ट इज 2 टाइम्स पेंसिल का कॉस्ट। तो पेंसिल कॉस्ट मोर देन पेन गलत है, नहीं, पेन ज़्यादा कॉस्ट करता है। द प्राइस ऑफ अ पेंसिल इज इक्वल टू दैट ऑफ पेन, नहीं, द प्राइस ऑफ अ पेन इज 2 टाइम्स द प्राइस ऑफ पेंसिल, ये सही है, 2 टाइम्स है पेंसिल के प्राइस का 2 टाइम्स। तो आंसर सी हो गया, सिंपल है। फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। P स्कोर 40 मार्क्स मोर देन Q इन एन एग्जामिनेशन। ओके, तो Q के जो मार्क्स हैं, Q के मार्क्स प्लस 40 इज इक्वल टू P के मार्क्स, ये हो गए Q प्लस 40 इज इक्वल टू P। इफ Q स्कोर 10% लेस मार्क्स देन P, तो मेरे पास और क्या इक्वेशन आ गई, मेरे पास ये आ गई कि Q स्कोर 10% लेस मार्क्स देन P, 10% लेस मार्क्स, तो Q इज इक्वल्स टू P माइनस 10% लेस मार्क्स इन P, P माइनस 0.1 P। देन हाउ मच डिड Q स्कोर, यहाँ पे ये पूछा हुआ है कि Q कितना स्कोर कर रहा है। ओके, 10% लेस मार्क्स देन P, तो P के जितने मार्क्स हैं उससे 10% कम। सो P के मार्क्स अगर P हैं, सो इसका 10% क्या हो जाता है 0.1 P, और इससे 10% कम यानी ये हो जाएगा। सो मेरे पास ये इक्वेशन आ गई, ये 1 है और ये 2 है। सो मुझे क्या पूछा है, Q का स्कोर पूछा है, तो मैं एक बार 2 को सॉल्व कर लेता हूँ। तो 0.9 P इज इक्वल टू Q, तो P इज इक्वल टू Q बाय 0.9, ये दिया है। सो इसे मैं सब्सटीट्यूट कर दूंगा यहाँ पे, इक्वेशन 1 में मैं इसे सब्सटीट्यूट कर देता हूँ। ओके, तो 40 इज इक्वल्स टू Q प्लस 40 इज इक्वल्स टू Q बाय 0.9, ये हो गया। तो यहाँ से हमारे पास आ जाता है व्हेन यू सॉल्व दिस, तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे Q माइनस 0.9 Q बाय 0.9 इज इक्वल्स टू 40, ये आ जाएगा। तो व्हेन यू सॉल्व दिस आपके पास 1/9 Q इज इक्वल्स टू 40 आ जाएगा। इट इम्प्लाइज Q जो आ जाएगा वो आ जाएगा 360, Q आएगा 360 आपके पास। तो द वैल्यू ऑफ Q इज 360। तो Q ने कितने मार्क्स स्कोर किए, 360, द आंसर वुड बी ए। बस लैंग्वेज जो है थोड़ी हार्ड है, Q स्कोर 10% लेस मार्क्स देन P,
तो पी के जितने मार्क्स हैं, पी के मार्क्स हमने पी माने थे, क्यू के मार्क्स क्यू, तो पी के जितने मार्क्स हैं उससे 10% लेस। तो पी के अगर पी आए तो उसका 10% क्या हो जाएगा, 0.1 पी। सो पी माइनस 0.1 पी वो क्यू हो जाएगा। दिस इज द इक्वेशन दैट यू नीड टू राइट। ऑलराइट, बस यही थोड़ा सा हार्ड होता है, ये लोग पकड़ नहीं पाते हैं। ऑलराइट, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ पर्सन he asked one of his friend X how much money he had. X replied, if Y gives me rupees 40, okay, then Y will have half as much as Z, but if Z gives me rupees 40, then three of us will have equal amount. ठीक है, so यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर Y के अमाउंट में से हम 40 माइनस कर लेते हैं, तो ये जो है Y will have half as much as Z, so this will become Z by 2. ठीक है, उसके अलावा ये क्या बोल रहा है, बट इफ जेड गिव्स मी ₹40, सो अगर जेड एक्स को ₹40 दे देता है, देन थ्री ऑफ अस विल हैव इक्वल विद इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू जेड माइनस 40। ये आ गया मेरे पास। देन व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मनी दैट एक्स वाई एंड जेड हैव, तो इनके पास कितना मनी है ये हमें निकालना है। ऑलराइट, तो मुझे ये पता है कि y इज इक्वल्स टू जेड माइनस 40 एंड y माइनस 40 इज इक्वल्स टू जेड बाई 2। ये है, ये आ गया, और इसे मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। ऑलराइट, आप जब इसे सॉल्व करोगे, यानी सॉल्व दिस, तो आपके पास आ जाएगा, सॉरी लेट मी राइट इट, y इज इक्वल्स टू z माइनस 40, ओके, एंड y इज इक्वल्स टू z बाय 2 प्लस 40, ये आ जाएगा। तो हम यहाँ माइनस का साइन लेते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये आ गया। तो z बाय 2 की वैल्यू कितनी आ गई, -80, दिस इज 0। तो z हमारे पास आ जाता है 160, z आ जाता है 160। ऑलराइट, z आ जाता है 160, तो y कितना आ जाएगा आपके पास में 120, और x कितना आ जाएगा 80। तो टोटल अमाउंट कितना है इनके पास, 200 प्लस 160। ओके, सो टोटल अमाउंट है 120 प्लस 80 प्लस 160, दिस विल कम आउट टू बी 360, सो आंसर वुड बी बी 360। ये है, आई होप ये क्लियर है कि दो इक्वेशन हमने कैसे लिखी यहाँ पे। तो हमने फिर क्या है कि ये इक्वेशन 1 थी, और सेकेंड इक्वेशन हमने जो है पूरी सेकेंड इक्वेशन थी, फिर इसके बाद हमने क्या इक्वेट कर दिया, जो इसकी ये वाली इक्वेशन थी वाई वाली पार्ट को, इसे हमने इक्वेट कर दिया। तो इससे हमारे पास z 160 आ गया, तो y की वैल्यू क्या है z माइनस 40, तो ये 120 आ गया, और x की वैल्यू क्या है, x प्लस 40 जो है वो y है, तो आपके पास x 80 आ गया। हम इसे देखते हैं, इन अ कोड लैंग्वेज मैथमेटिक्स इज रिटर्न एज दिस, हाउ इज केमिस्ट्री रिटर्न। तब देखो, सबसे पहले मैं सी को देखता हूँ, सी जो है वो क्या है, सेकेंड लास्ट लेटर है। तो यहाँ पे सेकेंड लास्ट लेटर क्या है, डी है। तो केमिस्ट्री का फर्स्ट लेटर क्या हो जाएगा, डी। तो डी किस में फर्स्ट लेटर, ए और डी में। ओके, सो डी और सी ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, क्योंकि आप क्या है पहले केमिस्ट्री का सी देखोगे, तो सी इज रिटर्न एज डी, जो नई कोड लैंग्वेज है उसमें। उसके अलावा क्या है, केमिस्ट्री में हमारे पास है थर्ड लेटर है ई, ई, ठीक है। मैथमेटिक्स में ई कौन से नंबर में आता है, 1 2 3 4 5, फिफ्थ स्पेस में आता है ई। तो यहाँ फिफ्थ कौन सा है, 1 2 3 4 5, वो है डी। तो केमिस्ट्री में अगेन ये क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए, तो थर्ड लेटर भी डी होना चाहिए, तो आंसर आ जाएगा ए। थर्ड लेटर भी डी होना चाहिए, तो आंसर ए हो जाएगा। ऑलराइट, आई होप ये क्लियर है कि हमने कैसे किया कि मैथमेटिक्स पहले हमने सी देखा, जो सी है वो क्या है, डी को रिप्रेजेंट करता है। सो डी वाले ऑप्शन क्या क्या है, ए और डी, क्योंकि केमिस्ट्री भी सी से चालू होता है। फिर उसके बाद हम ई को देखेंगे, तो ई भी डी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऑप्शन ए आ जाएगा। ऑलराइट, फिर हम और आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ रहा है, बड़ा ही सिंपल पेपर था, मतलब कि ये वाला जो सेक्शन है, वैसे तो पेपर हार्ड था 2021 का, बट ये वाला सेक्शन काफ़ी सिंपल था। एट विच ऑफ द फॉलोइंग टाइम्स डू आवर हैंड एंड मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक मेक एन एंगल ऑफ 180 डिग्री है, ये 1800 नहीं है, ये 180 डिग्री है, प्रिंटिंग एरर है, डिग्री होगा, विथ ईच अदर। ठीक है, सो एट 7 आवर्स बिटवीन 7 एंड 7:05, एट 7:05 बिटवीन 7 आवर्स एंड 7:10, 7:05 एंड 7:10 आवर्स।
अब यहाँ पे क्या है, अगर आप देखोगे तो क्लॉक की जो बात हो रही है ना, क्लॉक की जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि क्लॉक का जो हाथ है वो यहाँ 7 PM से लेके 8 PM के बीच में है, जो आवर हैंड है वो ये बोलना चाह रहा है। आवर हैंड जो है वो 7 PM से 8 PM के बीच में है। ठीक है, अगर आप ऑप्शंस देखोगे तो कि 7, 7, 7, 7, 7, 5, 7, 5, 7, 5, 7, 10 यानी 7, 8 के बीच में। तो मिनट हैंड कहाँ पे होना चाहिए, इसके लिए 1 और 2 के बीच में होना चाहिए, तब ये 180 डिग्री बनेगा। सो आंसर जो है आपका डी हो जाएगा। तो बिटवीन होना चाहिए 7, 5 एंड 7, 10। तो आप ऑप्शंस देखोगे तो आवर हैंड आपका 7 या 7 से 8 के बीच में, सारे ऑप्शंस में यही दिया है, एट 7 और 7, 5 या 7, 5 या 7, 5 एंड 7, 10। तो आपका जो आवर हैंड है दैट विल बी बिटवीन 7 and 8 समवेयर, सो इट विल लाई समवेयर हियर। तो मिनट हैंड भी आपका जो है वो क्या है, 1 and 2 के बीच में समवेयर यहाँ लाई करना चाहिए, 1 and 2 के बीच में। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑलराइट, so very thank you for this lecture.